हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल लीजे में। आई होप आप लोगों की केवीएस पीआरटी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके 2 शिफ्ट में यहाँ पे केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ, जिसके बाद हम लोगों को ये पता चला कि हिंदी में आप लोगों का जो हिंदी एनसीईआरटी है इसकी समरी आप लोगों की पूछी जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने अभी 2 से 3 घंटे पहले आप लोगों के साथ क्लास 5 की जो आपकी रिमझिम की किताब है उसके 10 चैप्टर आपके साथ यहाँ पे पोस्ट किए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इससे जस्ट पहले अपलोडेड वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी शॉर्ट समरी वहाँ पे रेडी है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लास 4 की जो रिमझिम की किताब है उसके 10 चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम कल ही है तो उन लोगों को इस समरी की रिक्वायरमेंट उतनी है। तो चलिए इस समरी को हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ 10 और चैप्टर डिस्कस करूंगी जो कि रिमझिम की किताब के आपके क्लास 4 की एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्लास 5 की जो एनसीईआरटी है हमारी हिंदी की, इसकी समरी चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दूंगी। अदरवाइज इससे जो जस्ट पहले वीडियो अपलोडेड है वो आपके क्लास 5 की रिमझिम की है, तो क्लास 5 और क्लास 4 के 10-10 चैप्टर यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रिमझिम के यहाँ पे क्लास 4 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखें तो देखिए इसका नाम यहाँ पे मन के भोले भाले बादल। अब देखिए यहाँ पे बादलों से संबंधित एक कविता यहाँ पे दे रखी है और इस कविता से यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। और देखिए इसके शीर्षक जो हैं ये आप याद कर लीजिएगा, क्या पता कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हिंदी की एनसीईआरटी भी आपसे पूछ लें। तो ये अल्पनाथ सिंह आपके यहाँ पे इसके लेखक हैं। तो देखिए यहाँ पे कविता में क्या चीज़ें बता रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बादलों का चित्रण यहाँ पे किया गया है कि हमारे जो आसमान में अलग अलग तरीके के बादल होते हैं। अब देखिए बादलों के बारे में कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि बादल जो है ये आपके यहाँ पे क्या है, ये आपके गब्बरदार यानी कि आपके गुब्बारे की तरह हैं, मतलब फूले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ बादल यहाँ पे कैसे हैं, कुछ बादल यहाँ पे आपके हाथी के सूंड की तरह हैं और कुछ यहाँ पे ऊंट की तरह कुबड़ हैं और कुछ बादल यहाँ पे क्या है परियों के पंख की तरह ये लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के बादलों के बारे में बता रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि आगे बोलते हैं कि कभी कभी ये बादल बहुत ज़्यादा जिद पे अड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हैं और यहाँ पे नदी नाले में बाढ़ तक आ जाती है। पर आखिर में कवि ये कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी बादल हमें अच्छे लगते हैं और बादल साथ साथ रहते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर इस यहाँ पे एक कविता के अंदर हम लोगों को यहाँ पे मन के भोले भाले बादल यहाँ पे बताया गया है कि बादल कभी कभार हमें परेशान भी करते हैं पर मन के ये भोले भाले होते हैं। इसके अलावा देखिए अगला अगर आप आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे है जैसा जवाब वैसा सवाल। अब देखिए जैसा सवाल वैसा जवाब, अब जैसा सवाल हम पूछेंगे वैसा जवाब हमें मिलेगा। और ये चैप्टर जो है वो आपका अकबर के मंत्री यानी कि बीरबल पे यहाँ पे आधारित है। अब देखिए अकबर के जो मंत्री थे वो बीरबल, वो एक तरीके से हाजिर जवाबी में यहाँ पे माहिर थे। अब देखिए ये जो बादशाह थे अकबर, इनके जो मंत्री थे बीरबल, ये इन्हें बहुत पसंद करते थे और इसी कारण दरबार के जो बाकी लोग हैं वो उनसे जलते थे। अब ख्वाजा सरा जो थे वो अकबर के एक खास दरबारी थे जो कि काफ़ी बुद्धिमान थे और ये मानते थे कि जो बीरबल है वो एक नादान बच्चे की तरह है और मूर्ख है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये चीज़ आ गई थी कि जो राजा हैं वो कहीं ना कहीं बीरबल को बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ख्वाजा ने क्या किया, यहाँ पे सीधे अकबर से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 5 नहीं यहाँ पे 3 सवाल पूछे। इसको ना आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी ये सही है, से यहाँ पे कुछ सवाल पूछे, यहाँ पे 3 सवाल पूछे। अब देखिए वो 3 सवाल क्या थे और उन तीनों सवाल का यहाँ पे बीरबल ने क्या जवाब दिया, ये खास बात है। अब देखिए सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा गया यानी कि बीरबल से पूछा गया वो ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। और देखिए अगर हमसे ये सवाल कोई पूछे तो हम अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, पर बीरबल ने क्या किया कि अपने डंडे को जहाँ पे वो खड़े थे उसके जस्ट नीचे वहाँ पे रख दिया और ये कहा जिस स्थान पे हम खड़े हैं उससे हमें चारों ओर दिख रहा है तो वो संसार का हम केंद्र मान सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने कहा कि एक भेड़ को मंगवाइए और भेड़ को मंगवा
के उसके शरीर में जितने बाल होंगे उतने ही आकाश में तारे हैं, मतलब अनगिनत कहने का मतलब है। इसके अलावा अगला जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था वो था कि संसार की आबादी कितनी है। इसका जवाब देते हुए बीरबल का ये कहना था कि संसार की जो आबादी होती है वह पल पल में बदलती रहती है, क्योंकि पल पल में लोगों का जीना मरना लगा रहता है। अब देखिए इस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए, उतनी ही आबादी मानी जाएगी, क्योंकि उस समय उतने लोग वहाँ पे प्रस्तुत हैं। तो देखिए इस तरीके के जवाब सुनने के बाद जो ख्वाजा सरा थे वो शांत हो गए, वो चुप हो गए और उन्होंने कुछ भी वहाँ पे जवाब नहीं दिया। इस तरीके से इस पाठ का यहाँ पे अंत होता है। इसके अलावा देखिए किरमिच की गेंद से रिलेटेड एक चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। इस पार्ट में कुछ बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चे को यहाँ पे गेंद मिलती है किरमिच की, और उस गेंद के साथ क्या होता है इस चैप्टर में ये बता रखा है। तो देखिए गर्मियों की छुट्टियां थी, दोपहर के समय यहाँ पे दिनेश अपने घर में बैठ के कहानी सुन रहा था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो देखिए उसी समय उसे एक धाम की आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। तो उस आवाज को सुन के वो घर के बाहर चला गया। अब जब वो उस आवाज को सुन के घर के बाहर गया तो उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, हर घर के दरवाजे जो थे वो बंद थे। और जब वो वापस जाने लगा कुछ भी ना पाके, तो उसको वहाँ पे एक गड्ढे के पास एक गेंद मिली, जो कि एक नई किरमिच की गेंद थी। उसने इधर उधर देखा और सभी घर के दरवाजे देखे तो लगभग सभी घर के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो बंद थी। और फिर उसने सोचा कि वो क्या करे, तो वो गेंद अपने घर में ले आया, पर उसका मन नहीं माना। तो उनके वहाँ एक स्पोर्ट्स कमेटी होती थी उनके इलाके में, तो उन्होंने शाम को क्या किया, वो शाम को गया और बच्चे वहाँ पे एकत्रित होते थे। तो दिनेश भी एक बच्चा ही था, उसने क्या किया, उसने सबसे पूछा कि ये गेंद किसकी है, किसको मुझे मिली है, ये गेंद किसी की है तो बता दो। यहाँ पर अनिल ने, सुधीर ने और दीपक ने उस गेंद पे अपना अधिकार दिखाया और और ये बोला कि ये गेंद मेरी है। तीनों बहस करने लगे, बट कहीं ना कहीं जो वो बच्चा था उसको यकीन नहीं हुआ कि शायद ये गेंद उनकी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं गेंद को देखते ही दीपक जो है वो बोल पड़ा कि ये जो गेंद है ये गेंद मेरी है, ये लाल रंग का निशान मेरी गेंद में था। अब दीपक जो है ये यहाँ पे क्रोध में आ गया और उसने कहा कि अगर ये गेंद मुझे नहीं दोगे तो मैं सड़क में फेंक दूंगा। और ऐसे में यहाँ पे अनिल और दिनेश उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे मत फेंको। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी था कि वो साथ में खेलते खेलते वो गेंद एक स्कूटर में जाके लगती है और स्कूटर के साथ वो गेंद चली जाती है, स्कूटर वाले के साथ वो गेंद निकल जाती है। बच्चे थोड़ी देर उसका पीछा करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता है कि वो उसके पीछे नहीं जा सकते। तो कुछ समय के लिए वो किरमिच की गेंद उन लोगों को खेलने के लिए यहाँ पे मिली थी। इस तरीके से पाठ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जिसके अंदर हमें क्या बता रखा है इस पाठ के अंदर कि पापा जब बच्चे थे। अब देखिए इस पार्ट के अंदर एक बच्चा बताता है कि जब मेरे पापा बच्चे थे तो क्या क्या सोचते थे और उनमें से सबसे खास क्या था। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है पापा जब यहाँ पे छोटे थे तो वो अक्सर पूछा करते थे कि उन्हें क्या बनना चाहते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि पापा जब छोटे बच्चे थे तो उनसे सब पूछा करते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं, और जो पापा का जवाब होता था वो कभी एक जैसा नहीं होता था। वो समय के अनुसार चीज़ें देख के वो अपना जवाब बदल देते थे। तो देखिए शुरुआत में वो चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था जब पूरा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। इस तरीके का बचपना हमारे अंदर होता है। तो इस तरीके से पापा यहाँ पे शुरुआत में क्या बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने गर्मियों के सीजन में देखा कि एक आइसक्रीम वाला ठेला लेके आता है, आइसक्रीम देता है, तो उन्हें लगा कि गर्मियों में एक तरीके से अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कितना बढ़िया है अगर हम खुद ही आइसक्रीम वाले बन जाएं। तो वो फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। इसके बाद एक दिन पापा जब रेलवे स्टेशन में गए तो यहाँ पे स्टिंग करने वाले आदमियों को देखा। तो देखिए उनको देख के उनके मन में आ गया कि मुझे भी यही काम करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि पापा जब छोटे थे तो वो किस तरीके की चीज़ें सोचते थे। और एक दिन यहाँ पे बता रखा है कि अचानक पापा के दिमाग में आया कि वे वायुयान चालक यहाँ पे बने, और उसके बाद वो अभिनेता बनना चाहते थे। तो इस चैप्टर में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। और आखिर में यहाँ पे क्या हुआ, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे कुत्ता बनेंगे। और उसकी वो प्रैक्टिस भी करने लगे, आवाज़ें मुंह से निकालते थे और कहीं ना कहीं हाथ और पैरों की मदद से चलने लग जाते थे।
एक दिन क्या हुआ, एक अजनबी फौजी यहाँ अफसर उनके वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, यानी कि उनके पापा को देखा और पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो वो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों बनना चाहते हो, तुम्हें कुछ अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसी अफसर से पूछा कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हें खुद सोचना होगा। और अंत में उन्होंने तय किया कि वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि तुम इंसान कैसे हो। इस पार्ट को यहीं पे इस तरीके से अंत किया गया। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है वो है आपका दोस्त की पोशाक। अब देखिए दोस्त की पोशाक, अब कई बारी हम किसी से हेल्प लेते हैं तो हम लोगों का खुद मजाक बन जाता है। इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ बता रखी है। जैसे कि नसीरुद्दीन जो है अपने पुराने दोस्त यहाँ पे जमाल साहब से मिलके बहुत खुश था, यानी कि दो दोस्त यहाँ पे मिले और जमाल साहब ने क्या किया, नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से मना कर दिया। क्या हुआ, पहले तो वो मिले और उसके बाद थोड़ी बहुत बात की। उसके बाद ये जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा कि मैं आपके मोहल्ले में नहीं घूम सकता, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो काफ़ी, पोशाक जो है काफ़ी मामूली है। तो ऐसा सुनते ही नसीरुद्दीन ने तुरंत अपनी एक भड़कीली अचकन जो है निकाल के उन्हें दे दी, मतलब एक पोशाक उनको निकाल के दे दी और उनको कहा कि चलो अब घूमने चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों तैयार हो गए और घूमने निकल गए। पड़ोसी के वहां जाते ही उनको परिचय किस तरीके से दिया नसीरुद्दीन ने कि ये मेरा दोस्त है और इसने जो अचकन पहनी है वो मेरी पहनी है। तो कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन यहाँ पे नाराज हो गए कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए नसीरुद्दीन के ये बोलने पे यहाँ पे जो उनके दोस्त थे वो नाराज हो गए, सॉरी, जो उनके दोस्त थे यहाँ पे जमाल साहब वो नाराज हो गए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और फिर वो यहाँ पे हुसैन साहब के घर उन्हें लेके गए। तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अचकन पहनी है वो मेरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो वो हेल्प भी कई बार नेगेटिव चले जाती है। जो हमारे पास होता है हमें उसी में ही सेटिस्फाई रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर का एम हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाव बनाना। और नाव बनाना इस तरीके से एक कविता है जिसे हरिकृष्ण दास गुप्त द्वारा लिखा गया है, मतलब इस कविता के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे बता रखा है कि बारिश का मौसम है और बारिश होने वाली है। तो एक बच्चा अपने भैया को बोलता है कि चलो नाव बनाते हैं और वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि बहुत बारिश होगी और उसने नाव बनाने का मौका मिलेगा। तो वो अपने भैया को बोलता है कि आप क्या करो, गुल्लक में से पैसे निकालो और नाव बनाने के लिए रंग बिरंगी कागज ले आओ। तो कहीं ना कहीं उसके जो भैया हैं वो बोल पड़ते हैं कि ये सब मेरे बस का नहीं है, पर वो बोलते हैं कि चलो आलस छोड़ो और नाव बनाने के लिए आप कागज ले आओ। फिर वो नाव बनाते हैं। इस तरीके से एक छोटी सी स्वीट सी पोएम जो है यहाँ पे नाव से संबंधित ये खत्म हो जाती है। देखिए जो पोएम है उसके शीर्षक वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा। बाकी उनके अंदर जो थीम होती है वो सिंपल आपकी रखी जाती है। इसके अलावा देखिए अगला जो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो है दान का हिसाब। इस चैप्टर में एक राजा होता है, वो बहुत कंजूस होता है और वो किसी को भी दान नहीं देता और सबको भगा देता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। तो देखिए यहाँ पे लोग और जानवर जो है वो भूखे मरने लगे और दुखी जनता उसके पास मदद मांगने आती थी, लेकिन वो मदद नहीं करता था, वे सभी को यहाँ पे भगा देता था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसको एक सन्यासी मिला और सन्यासी ने वहाँ पे भिक्षा मांगी। तो देखिए उसने भिक्षा देने को मना कर दी। तो सन्यासी ने कहा कि चलो आप मुझे भिक्षा मत दो, पर उनके सामने एक शर्त रखी कि आप मुझे 1 रुपये दो और हर रोज क्या करना, उसका दुगना देना। और ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 20 दिन आपको देने हैं बस। तो उसको लगा कि 1 ही रुपए तो देने, कौन सी बड़ी बात है। तो वो 1 रुपए दे के निकल जाता है और सन्यासी शर्त के अनुसार रोज उससे दान के जो पैसा था वो मांगने आता था। और एक रोज की बात है, यहाँ पे जो मंत्री है वो हिसाब लगाने लगा। तो हिसाब देख के वो दंग रह गया और वो राजा के पास गया। राजा भी दंग रह गया, क्योंकि दान का जो हिसाब था कुल 20 दिन का, वो आपका 10 लाख के पार पहुंच चुका था। तो देखिए यहाँ पे दुगना करते करते वो 10 लाख के पार पहुंच चुका था। और इस तरीके से राजा जो है अगले दिन सन्यासी के पास गया और माफी मांगने लगा कि आपको मैं ये पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरीके से तो राज्य का पूरा खजाना जो है वो खाली हो जाएगा।
तो इस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे जो सन्यासी है वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपके ये जो दान राशि है ये मैं माफ़ कर दूंगा, इसके लिए एक शर्त है कि जो अकाल ग्रस्त जनता है उसको आप बस 20,000 की मदद कर दो। कहीं ना कहीं वो लालची था, वो मदद नहीं कर रहा था, तो सन्यासी ने कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से ये शर्त रखी थी। तो इस तरीके से जो दान की राशि थी वो कहीं ना कहीं वो 20,000 हो गई, जो कि अकाल ग्रस्त लोगों के काम आई। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा देखिए एक पोयम है फिर से, जो कि आपका यहाँ पे सोहन काल द्विवेदी द्वारा, सोहन लाल होगा शायद, ये एक बार देख लीजिएगा, ये मुझे याद नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर में ना कौन जो है ये शब्द प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कवि पूछते हैं कि जो बच्चों में यहाँ पे कौन सा ज़्यादा शरारती जीव है और साथ ही साथ कौन ज़्यादा नुकसान कर सकता है बच्चों से। और इस तरीके से कुछ कुछ सवाल यहाँ पे पूछते हैं और उन सवालों का बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। इस तरीके से चैप्टर है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि कौन दोनों में से ज़्यादा मिठाई उठा सकता है, कौन कौन ऐसा है जो जिसने मेरी बटन जो है वो कुतर दी। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे कौन करके ये आपका एक पोयम रखा गया है। इसके अलावा देखिए अगला अगर आप देखें तो ये चैप्टर है आपका स्वतंत्रता की ओर। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी की बात की गई है, दांडी यात्रा की बात की गई है, जो आपने ईवीएस में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक 9 साल का बच्चा है जो कि धनी अपने माता पिता के साथ यहाँ पे अहमदाबाद के पास जो यहाँ पे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है वहाँ पे रहता है। और इस आश्रम में भारत के अलग अलग जगह से लोग रहने आते हैं और गांधी जी के साथ ये सभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आश्रम में सबको कोई ना कोई काम यहाँ पे दिया गया है। और धनी का क्या काम था कि यहाँ पे बिनी नाम की एक बकरी थी, इसकी देखभाल करना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं और इसकी देखभाल करना। और वो कई सारे सवाल अपने माता पिता से पूछता रहता था जिनका जवाब उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मिलता था। और इस पाठ के अंदर हमें यहाँ पे दांडी यात्रा के बारे में भी बताया गया। तो इस तरीके से गांधी जी, दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम से संबंधित एक चैप्टर यहाँ पे रखा गया है। और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के किस तरीके के दैनिक काम यहाँ पे करने पड़ते हैं ये बताया गया है। अब अगला चैप्टर जो है वो एक नाटक मंच पे आधारित है, जो कि है थप रोटी थप दाल। और इसमें जो यहाँ पे किरदार हैं वो है आपके मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिन्नू, सरला और तरला। अब देखिए यहाँ पे ये जो नाटक है वो कुछ इस प्रकार है कि अचानक मुन्नी जो है अपने घर से भागी भागी आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने के लिए बोलती है। और यहाँ पे वो बताती है कि वे अपनी मम्मी से आटा, दाल, चावल, जो दही, साग, चीनी, ये सब चीज़ें ले आई है और वो सब ये खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके खेल के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर यहाँ पे बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपके साथ यहाँ पर 10 चैप्टर की समरी डिस्कस की है, जो कि आपका क्लास 4th की जो रिमझिम की किताब है उस पर बेस्ड है। आई होप ये सीरीज़ आप देख रहे होंगे, क्योंकि देखिए आपने बाकी चीज़ें तो पढ़ी हैं बट एनसीईआरटी की ये समरी हम लोगों ने ईवीएस की पढ़ी है। हम लोग हिंदी इंग्लिश को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो आई होप ये जो सीरीज़ है आपको ये मदद कर रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।